हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 5 यानी सामाजिक अध्ययन है। आज उसके चैप्टर 6 की क्लास हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भारत में जो है पुर्तगाली पुर्तगाली लोग जब आए तो कौन कौन आए, किस क्रम से आए, है ना। भारत के लिए समुद्री मार्ग किसने खोजा था, ये सारी चीजें हम लोगों ने चैप्टर 5 में डिस्कस कर लिया था। ठीक। उसके बाद अब हम ये पढ़ेंगे कि हमारे भारत में जो अंग्रेज है उनके साम्राज्य की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, क्या प्रोसेस था, किस तरह से उन्होंने हमारे भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे लॉर्ड क्लाइव द्वारा अलीनगर की संधि। तो आपकी अलीनगर की संधि 1757 में हुआ था। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं आपको हर बार क्लास में यही बताती हूँ कि आपका हिस्ट्री से आप रिलेट करेंगे। मतलब है तो आपका ये हिस्ट्री, बट आपको बीटीसी के सिलेबस में जितना दिया है बस आपको उतना ही पढ़ना है। नहीं तो आपको है तो बहुत सारी चीजें। अगर आप किसी एग्जाम के कंपटीशन के लिए आप तैयारी करेंगे तो ये आपका हिस्ट्री बहुत इनफ नहीं होगा। ये आप सिर्फ और सिर्फ अपने बीटीसी के सिलेबस के लिए पढ़ रहे हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, बस जितना सिलेबस में है वही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग को बाउंस करेगा चीजें, क्योंकि हमारा जो सामाजिक अध्ययन का मतलब सिलेबस है वो बहुत ब्रॉड है। हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटी भी है, सब कुछ है इसमें। तो इस वजह से जितना एग्जाम में सिलेबस है हम बस उतना ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं लॉर्ड क्लाइव द्वारा अलीनगर की संधि जो हुई थी वो 1757 में हुई थी। तो देखते हैं क्या है। लॉर्ड क्लाइव को स्थल मार्ग से कलकत्ता भेजा गया। आपके जो लॉर्ड क्लाइव गवर्नर थे उनको स्थल मार्ग यानी बाई रोड कलकत्ता भेजा गया। 2 जनवरी 1757 को अंग्रेज व सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ। 1757 में आपके अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में आपके अंग्रेज क्या होते हैं? विजयी होते हैं। अंग्रेज तथा नवाब के बीच 9 फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि होती है। फिर उसके बाद जब युद्ध होता है तो युद्ध में जब अंग्रेज जीत जाते हैं तो नवाब यानी आपके जो सिराजुद्दौला है उनके बीच और आपके अंग्रेज के बीच एक संधि होती है जो आपका अलीनगर की संधि से फेमस है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अलीनगर की संधि कब हुई, ठीक किसके किसके बीच में हुई। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, अंग्रेज और आपके सिराजुद्दौला जी के बीच में हुई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं आपका इस अलीनगर की संधि में क्या क्या चीजें थी, क्या क्या कंडीशन था। ठीक, देखिए संधि होता क्या है। संधि ये होता है कि दो लोगों के बीच में होता है, एक का कुछ नियम होता है, कंडीशन होती है और दूसरे को वो मानना पड़ता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों को कलकत्ता में अपने सिक्के चलाने का अधिकार हो गया। आपके अंग्रेज विजयी हुए थे तो अंग्रेज जो भी शर्त थी, जितनी भी उनकी कंडीशन थी, वो जो हारा हुआ है उसको मानना पड़ता था। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहली संधि ये थी कि आप अंग्रेज जो था वो कलकत्ता में उसके उनके जो सिक्के होते हैं उनको अपने सिक्के चलाने के अधिकार उनको मिल गया। ठीक, अगला है नवाब द्वारा छीने गए अंग्रेजों के किले, फैक्ट्री व संपत्ति अंग्रेजों को वापस दे दी जाएगी। यानी पहले जो नवाब के द्वारा जो अंग्रेज के किले थे, फैक्ट्री थे, वो सब जो छीन लिए गए थे युद्ध के दौरान, तो अब जब अंग्रेज जीत लिया है, अंग्रेज जो है विजयी हो गया है, तो जो चीजें उसकी गई हैं उसको तो वो वापस लेगा ही। तो वही कहा जा रहा है कि नवाब द्वारा छीने गए अंग्रेजों के जो किले थे, फैक्ट्रियां थी, संपत्तियां थी, वो अंग्रेजों को वापस दे दी जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। चुंगी आपका कर होता है। तो अंग्रेजों को क्या हुआ कि बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था और उनको व्यापार करने की फ्रीडम मिल गई। ठीक है, या तो उनको फ्रीडम दे दी गई। अगला है आपका दोनों एक दूसरे के शत्रु को अपना शत्रु समझेंगे तथा युद्ध में एक दूसरों की सहायता करेंगे। ये कैसा कंडीशन है देखिए। आपके दोनों लोग
एक दूसरे के शत्रु को क्या समझेंगे? शत्रु समझेंगे। अगर अंग्रेज के शत्रु हैं तो वो आपके नवाब के भी शत्रु होंगे। और जब इन फ्यूचर कहीं युद्ध होगा तो उनको एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला है आपका, अंग्रेजों को फिर से अपनी इच्छा के अनुसार कलकत्ते में किलेबंदी करने की स्वतंत्रता दी गई। इस अलीनगर की संधि में ये सारी कंडीशन थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और आपकी जो लॉर्ड क्लाइव थी, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लॉर्ड क्लाइव की कौन कौन सी उपलब्धियां थी। तो ये चीजें आप याद कर लीजिए। पहला तो था अर्काट का विजय। ठीक, दूसरा था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को बढ़ाना। लॉर्ड क्लाइव की जो उपलब्धियां थी वो आपकी दो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, आपका अर्काट की विजय और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को बढ़ाना। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, वेलीजिली की सहायक संधि और उसके परिणाम। तो ये आपके अगले गवर्नर है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो लॉर्ड वेलीजिली के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं। लॉर्ड वेलीजिली, ये जो वेलीजिली थी सहायक संधि इन्होंने किया था, तो अभी हम इस पे पढ़ेंगे क्या है सहायक संधि। तो लॉर्ड वेलीजिली 1798 में भारत का गवर्नर जनरल होकर आया, यानी आपका लॉर्ड वेलीजिली 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बन के आया। ठीक, इस समय उसके सामने दो उद्देश्य थे। ठीक, इस समय आपके वेलीजिली के सामने दो उद्देश्य थे। पहला तो ये था कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार और दूसरा था भारत में फ्रांसीसी प्रभाव का अंत। यानी जब आपका वेलेजली हमारे भारत में गवर्नर जनरल बन के आया तो उसके सामने दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला तो ये कि वो भारत में क्या करे, अपने अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करे, और दूसरा ये था कि भारत में जो भी फ्रांसीसी लोगों का प्रभाव है उसको बिल्कुल जड़ से खत्म कर दे। ठीक, उसके बाद देखते हैं, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने एक विशिष्ट नीति अपनाई जिसे सहायक संधि कहते हैं। यानी ये आपके जो दो उद्देश्य हैं इनको पूरा करने के लिए उसने एक नीति अपनाई, उस नीति को ही सहायक संधि कहते हैं। अब इस सहायक संधि में क्या नीति थी, क्या क्या शर्तें थे, वो हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं सहायक संधि की शर्तें क्या थी। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाले नरेशों को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था। उन्हें अपने खर्चों पर अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी। साथ ही कंपनी की अनुमति के बिना उन्हें युद्ध व संधि करने का अधिकार नहीं था। यानी सहायक संधि की शर्तें ये थी कि जो भी आपका सहायक संधि स्वीकार कर लेगा उसको कंपनी का आधिपत्य भी स्वीकार करना पड़ता था। उन्हें अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी, यानी उनको अपने खर्च पर अगर उनको कुछ करना है तो उनको अंग्रेज की सेना रखनी पड़ती थी। कि साथ ही कंपनी की अनुमति के बिना, अगर कंपनी की परमिशन नहीं है तो उन्हें वह किसी युद्ध में वो जा भी नहीं सकते हैं, उनको किसी युद्ध का अधिकार भी नहीं। ठीक है, ये आपके सहायक संघ की शर्तें थे। आप देख रहे हैं कि हमारे ही देश में दूसरे देश के लोग आके अपने शर्त, अपने नियम, अपना पूरा जो है साम्राज्य स्थापित करके हमारे ही ऊपर हुकूमत चला रहे हैं, यहीं से हमें पता चलता है। अगला है आपका सहायक संधि का परिणाम क्या हुआ, वो देखते हैं। तो सहायक संधि के द्वारा कंपनी के साधनों में अपार वृद्धि हो गई, कंपनी का व्यय कम हो गया, उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और भारतीय राज्यों और फ्रांसीसी प्रभाव का भी अंत हो गया। कहने का मतलब ये है कि सहायक संधि का परिणाम क्या हुआ कि आपकी सहायक संधि के द्वारा कंपनी के साधनों में क्या हुआ, वृद्धि हुई। कि कंपनी का जो खर्च था वो कम हो गया और इसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, यानी आपकी कंपनी क्या हुई, प्रोग्रेस पे हुई, और आपके भारतीय राज में अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार भी हो गया और फ्रांसीसी का जो प्रभाव था हमारे भारत में वो भी अंत हो। ठीक, ये आपका सहायक संधि था। एग्जाम में यही पूछता है कि सहायक संधि का जो है किसने सहायक संधि की नीति लाई, तो आपकी लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक, ये क्वेश्चन यही से बनता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे पिंडारियों का दमन, तो इसको समझते हुए चलेंगे। 1816 1818 में आपका दमन हुआ था, इसकी स्टोरी समझते हैं। तो सहायक संधि के बाद भारतीय राजाओं को अपनी सेना कम करनी पड़ी, जिससे निकाले गए सैनिकों ने लूट मार का पेशा अपना लिया और लुटेरों को गिरोह से जान लिया। यानी सहायक संधि के बाद क्या हुआ कि भारत के जो राजा थे उनकी उनकी सेना क्या हो गई, कम हो गई। ठीक, और आपके जब सहायक संधि हुई थी तो भारत के कुछ सैनिक निकाल भी दिए गए थे। ठीक, तो जो सैनिक निकाल दिए गए थे तो वो अब उनके पास तो कोई
रास्ता नहीं था, तो उनको अपनी लाइफ चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ी। तो वो क्या किए कि वो सैनिक लूट मार का पेशा शुरू कर दिया, यानी वो लूट मार करने लगे, ठीक है, यानी चोरी वगैरह करने लगे। और जो लुटेरों का गिरोह था उनसे वो जाके मिल गए, ठीक। लूट मार करने वाले इन दलों को पिंडारी कहा जाता था, यानी जो लूट मार करते थे उनका एक ग्रुप था, तो इस ग्रुप को पिंडारी कहते थे। इसी ग्रुप में जाके आपके भारत के जो सैनिक थे जो निकाल दिए गए थे वो इन्हीं में जाके मिल जाते हैं, ठीक। तभी गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों को समूल नष्ट करने के लिए एक विशाल सेना तैयार की, जिसमें 1,13,000 सैनिकों की भर्ती की। यानी आपके पिंडारियों के दमन के लिए आपके जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे, इन्होंने एक बड़ी सेना तैयार की जिसमें 1,13,000 सैनिक थे, यानी एक बहुत ही बड़ी बम्पर भर्ती निकाली जिसमें 1,13,000 सैनिकों का नियुक्त हुआ। और ये नियुक्ति क्यों की गई? पिंडारियों के दमन के लिए, ठीक। तो ये आपकी कहानी पिंडारियों की थी। चलिए अब आगे देखेंगे अंग्रेजों का नेपाल तथा बर्मा से युद्ध। इसकी स्टोरी समझते हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग 1813 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बना। आपका जो लॉर्ड हेस्टिंग है वो 1813 में भारत का गवर्नर जनरल बना, ठीक। भारत आने पर उसने सबसे पहले नेपाल की ओर ध्यान दिया, क्योंकि इस राज्य की सीमाएं अंग्रेजी राज के बंगाल और अवध प्रांतों की सीमाओं से लगी हुई थी। समझिएगा, जब आपका लॉर्ड हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल बन के आता है तो वह सबसे पहले नेपाल की ओर ध्यान देता है, ठीक। नेपाल की ओर ध्यान देता है, क्यों? क्योंकि आपके नेपाल से जो राज्य लगे हुए थे, तो वो आपके जो अंग्रेज के राज्य थे बंगाल वगैरह, वहां से वो सीमाएं आपकी लगी हुई थी। जैसे कि आपका ये है आपका नेपाल है, फिर इधर ही आपका नेपाल से लगा हुआ है आपका यूपी लगा हुआ है ना, फिर इधर आपका बंगाल है, तो बंगाल क्या बंगाल है, तो यही के आसपास का एरिया ये बता रहा है कि आपके अंग्रेजी राज्य से आपके ये जो है सीमाएं अवध प्रांतों की लगी हुई थी, ठीक। तो फिर उसके बाद क्या होता है, 14वीं शताब्दी में राजपूतों ने इसके मूल निवासी मंगोलों को पराजित करके हिंदू राज्य की स्थापना की। आपकी 14वीं शताब्दी में क्या होता है कि राजपूत जो थे वहां के मूल निवासी, उन्होंने मंगोल को पराजित करके वहां पे हिंदू राज्य की स्थापना की, ठीक। फिर क्या होता है, धीरे धीरे राजपूतों की इस वीर गोरखा जाति ने अन्य शासक कबीलों को पराजित कर अपने में मिला लिया और वे गोरखा कहलाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, 1814 ईस्वी में हेस्टिंग्स ने नेपाल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और 1816 ईस्वी में अंग्रेजों और गोरखों के बीच संधि हो गई, ठीक। तो ये आपकी स्टोरी थी, नेपाल का जो आपका संधि हुआ उसकी स्टोरी थी, ठीक। तो यहाँ से ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो नोट में लिखाया गया है, इसको समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बर्मा का जो प्रथम युद्ध हुआ वो 1814 से 1826 ईस्वी के बीच, ठीक। आपका जो बर्मा का द्वितीय युद्ध हुआ वो आपका 1852 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सिंध पर विजय की क्या कहानी है उसको समझते हुए चलेंगे। तो देखिएगा, पंजाब के दक्षिण से लेकर अरब सागर तक सिंधु नदी के दोनों ओर फैले हुए प्रदेशों को सिंध कहते थे। यानी आपके जो पंजाब है, ठीक, उसके दक्षिण से लेकर अरब सागर तक जो सिंधु नदी फैली हुई थी, ठीक, सिंधु नदी के पास जो आपके प्रदेश थे, ठीक, आपके सिंधु नदी के दोनों ओर जो आपके फैले हुए प्रदेश थे उनको सिंध कहते थे। यहाँ के जो शासक थे उनको अमीर कहा जाता था। तो आपका क्या होता है कि 1838 ईस्वी में अंग्रेज और अमीरों के बीच एक संधि हुई। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने अमीरों को एक अंग्रेज रेजिडेंट रखने के लिए विवश किया, ठीक। अंग्रेज ने अमीरों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। 1843 ईस्वी में अमीर पराजित हो गए और सिंध प्रदेश को अंग्रेजी राज्य मिल गया। आपके जो संध की आपकी सॉरी सिंध की जो स्टोरी थी ये थी कि पंजाब के मतलब कि पहले तो हम ये समझते हैं कि वहां का विस्तार क्या था। तो देखते हैं, पंजाब के दक्षिण से लेकर ठीक अरब सागर तक सिंधु नदी के दोनों ओर जो आपके फैले हुए प्रदेश थे उनको सिंध कहते हैं, ठीक। और आपके सिंध के जो शासक थे उनको अमीर कहा जाता था।
तो क्या होता है कि 1838 में अंग्रेज और अमीरों के बीच में एक संधि हुई, यानी इनके बीच में क्या हुआ, एक संधि हुआ। तो इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने अमीरों को एक अंग्रेज रेजिडेंट रखने के लिए विवश की, यानी आपके अंग्रेज ने कहा कि अमीरों को एक ना एक अंग्रेज रेजिडेंट रखने के लिए रखना ही पड़ेगा, ये कह सकते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अमीरों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि 1843 ईस्वी में अमीर आपके पराजित हो जाते हैं और जो आपका सिंध प्रदेश था उस पे आपके अंग्रेजी राज्य का कब्जा हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम सिख युद्ध आपका 1845 ईस्वी में हुआ। चलिए अब ये तो था। अब देखिए ये आपका जो डलहौजी की राज हड़प की नीति है ना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2016, 2017, 2018, आपके 22 में, 23 में सब में पूछा है। इस चैप्टर में आपके 3-4 पॉइंट है जो बार बार एग्जाम में वही रिपीट करते हैं। तो देखते हैं डलहौजी की राज हड़प नीति क्या थी, उसको समझिएगा। भारत में कंपनी के शासनकाल में दो नीतियां महत्वपूर्ण थी, ठीक। आपके जो भारत में कंपनी का जो शासन काल था उसमें दो नीतियां महत्वपूर्ण थी। पहला तो ये था सहायक संधि नीति, और दूसरा था आपका राज्य हड़प करने की नीति, जिसको इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला जाता है। इसकी स्टोरी आप लोगों ने जो है लक्ष्मीबाई की आपकी मूवी बनी हुई है उसमें भी दिया हुआ है, आपका सीरियल आता था उसमें भी है। तो इसकी स्टोरी अब हम समझेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। इस नीति में जिन भारतीय नरेशों ने कंपनी के साथ मित्रता की संधि की थी, या जो अंग्रेज राज्यों के अधीन थे, यदि उनके पुत्र ना हो तो बिना अंग्रेजों की अनुमति के वे किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं। इतनी कठोर नीति हमारे ही भारत में आके हमारे ही लोगों पे इन्होंने कितना अत्याचार किया। आपकी जो डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति थी, इन्होंने राज्य हड़पने के लिए ऐसे ऐसे नियम बना दिए कि अगर किसी राजा को उनका स्वयं का पुत्र नहीं है, ठीक, तो वो किसी अन्य बच्चे को गोद नहीं ले सकते। जब गोद ही नहीं लेंगे, उनका वंश ही नहीं रहेगा, तो वो राज्य को वो हड़प लेंगे। यही आपका है, तो देखते हुए चलेंगे। तो आपकी इस नीति में क्या था कि जिन भारतीय नरेशों ने कंपनी के साथ मित्रता या संधि की थी, यानी जो भी इनका कंपनी के साथ जो भी संधि थी, वो, या तो फिर ये कह सकते हैं कि जो राज्य आपके अंग्रेज के अधीन थे, अगर उन राजाओं के उनके पुत्र नहीं थे, ठीक, यानी उनके अगर पुत्र नहीं थे, तो वो बिना अंग्रेज की परमिशन के किसी भी बच्चे को वो गोद नहीं ले सकते थे, ठीक। उसके बाद आपका जो डलहौजी था ना, वो आपकी इसी राज्य हड़प नीति के कारण उसने बहुत सारे राज्यों को अपने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। वो कौन कौन सा है वो हम देखेंगे। तो सतारा, नागपुर, झांसी, उदयपुर, जैतपुर और संभलपुर के राज्यों को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। डलहौजी ने अंग्रेजों द्वारा भारतीय नरेशों को दी गई उपाधियों तथा पेंशन को भी छीन लिया। इससे पेशवा बाजीराव तृतीय के दत्तक पुत्र नाना साहब कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा प्रभावित हुए। कहने का मतलब ये है कि आपका डलहौजी इतना क्रूर था कि उसने इतनी बेकार नीति बनाई थी कि जिन राजाओं के पास पुत्र नहीं होगा वो दूसरे बच्चों को गोद नहीं ले सकते हैं। और उसने इस हड़प नीति के द्वारा बहुत सारे राज्यों को अपने अंग्रेजी राज में मिला लिया था, जिसमें से आपका सतारा है, नागपुर है, झांसी है, उदयपुर है, जैतपुर है और संभलपुर है, ठीक। और डलहौजी ने क्या किया कि जिन लोगों को, भारतीय लोगों को कोई भी जो उपाधियां मिली थी या आपके जो पेंशन दिए जा रही थी उसको भी छीन लिया, ठीक। और इसमें से आपके जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक यानी गोद लिए हुए पुत्र जो आपके नाना साहब थे और कर्नाटक के जो नवाब थे, वो सब भी प्रभावित हुए थे। यही आपके जो नाना साहब हैं, ये आपके जब आपका वो सब होता है 1857 की क्रांति वगैरह होती है, तो वहां पे ये इसीलिए अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो है पेंशन वो छीन लिया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। कभी आप बीटीसी का एग्जाम लेके जब फ्री होइएगा तो पढ़िएगा कभी हिस्ट्री को, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मतलब डिटेल में, ये नहीं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रट रहे हैं, बिल्कुल नहीं। वन बाय वन पहले आप
एंशियंट पढ़िए, फिर धीरे धीरे मेडिएवल पढ़िए, फिर आप मॉडर्न में पहुंचिए, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे हम किस किस चीजों से गुजर के फिर हमको इतनी अच्छी मतलब फ्रीडम मिला है। ठीक, तो चीजें जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चलिए आगे देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये 2017 में आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, देखते हैं ये क्या है। तो समझिएगा, ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के कार्यों पर नजर रखने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। ठीक, यानी आपका जो ब्रिटिश सरकार है उसकी जो कंपनी थी भारत में, उन कार्यों पे नजर रखने के लिए आपका एक एक्ट बनाया जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, और इसको 1773 ईस्वी में बनाया। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है और आपका वेरी शॉर्ट में यानी अति लघु में भी पूछता है। तो आगे देखते हैं, ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य कंपनी के हाथों से राजनीतिक सत्ता लेने की दिशा में कदम उठाना था। यानी कहने का मतलब ये कि आपका जो ब्रिटिश सरकार था उसकी उद्देश्य ये था कि कंपनी के हाथों से, नहीं वो कंपनी के जरिए भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता भी जमा ले। ठीक है, और उन्होंने यही किया भी था। कंपनी से कहा कि वे असैनिक सैनिक और राजस्व संबंधी कागज पत्र ब्रिटिश सरकार के सामने रखा करें। एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र को गवर्नर जनरल बनाया गया। आपके 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ही आपके जो बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है, कंपनी के जो भी बंगाल के आपके गवर्नर थे वो पूरे भारतीय क्षेत्र में उनको गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अब हम वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधार क्या क्या है वो हम समझेंगे। तो अपने प्रशासनिक सुधार में वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश के अनुसार बंगाल से द्वैध प्रणाली की समाप्ति की घोषणा की और सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया। ठीक है, आपके जो वॉरेन हेस्टिंग थे उन्होंने क्या किया कि आपके जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश के अनुसार उन्होंने क्या किया कि बंगाल में द्वैध प्रणाली की समाप्ति कर दी। ठीक है, उसके बाद जो सरकारी खजाना था उसका ट्रांसफर कर दिया आपका कलकत्ता में, और कहाँ से किया, मुर्शिदाबाद से। उसके बाद हेस्टिंग के अनुसार समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधार को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण तथा अशुद्धि के नियम को अपनाया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए उसने मदरसों की भी स्थापना कराई थी। ठीक, आपके वॉरेन हेस्टिंग्स ने। चलिए अब हम आगे ये देखेंगे कि आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके दोष क्या थे। तो पहला दोष ये था कि गवर्नर जनरल का परिषद भी दया पर निर्भर होना है। यानी आपका जो गवर्नर जनरल था वो भी उसकी कोई मतलब कि पावर नहीं थी, वो भी मतलब बिल्कुल उसको भी दया पर ही निर्भर था, ये कह सकते हैं। यानी उसका कोई रोल नहीं था, बस वो उसको एक पोस्ट दे दिया गया है, बस वो था। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही आपका सर्वोच्च न्यायालय का भी स्थापना हुई थी। तो वही आपका ये भी दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अस्पष्ट क्षेत्राधिकार, यानी सर्वोच्च न्यायालय बना तो दिया गया लेकिन उसका कोई भी क्षेत्र नहीं था, उसका किसी भी क्षेत्र पे कोई अधिकार नहीं था। ठीक, चलिए अब आगे हम देखेंगे। आपका अगला है कार्नवालिस स्तंभरानी बंदोबस्त या फिर स्थायी बंदोबस्त। ये आपका एग्जाम में पूछा है, 17 में भी, 19 में भी, 20 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, कंपनी ने बंगाल और बिहार में भू राजस्व स्थायी तौर पर निश्चित करने का निर्णय किया। यानी आप आपका जो कंपनी है उसने बंगाल में और बिहार में जो भू राजस्व है उसको बिल्कुल स्थायी रूप से निश्चित करने का निर्णय लिया। फिर क्या होता है, 1793 ईस्वी में कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। आपका जो कार्नवालिस है उसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया। इसमें क्या होता था कि नए जमींदार जो है वो एक निश्चित रकम सरकार को निश्चित समय पर देना पड़ता था। इस स्थायी बंदोबस्त में क्या था कि जो आपके जमींदार थे उनको एक फिक्स्ड रकम देनी पड़ती थी, और वो फिक्स टाइम के अंदर, यानी इतने समय के अंदर इतनी जो रकम है, जो रकम निश्चित की गई है उसको आपको सरकार को देना पड़ेगा। ठीक, कार्नवालिस को ही भारत में ब्रिटिश पद्धति की असैनिक सेवा यानी सिविल सर्विस का संस्थापक माना जाता है। आपका जो कार्नवालिस है इसी को भारत में जो है क्या कहा जाता है, सिविल सर्विस का संस्थापक माना जाता है। ठीक, चलिए अब आगे हम देखेंगे रैयत वाली प्रथा क्या है, इसको समझेंगे।
तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सरकार ने एक नई व्यवस्था चलाई जिसे रैयतवाड़ी प्रथा कहते हैं। इस वाड़ी प्रथा में क्या था वो हम समझेंगे। तो यह आपका जो रैयतवाड़ी प्रथा था वो बंबई व मद्रास में प्रचलित था। ठीक, इसमें क्या था कि किसान का सरकार से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया। इसमें आपके रैयतवाड़ी में क्या था, किसान जो है अपना टैक्स डायरेक्ट आपका गवर्नमेंट को देता था। ठीक, किसान सरकार को सीधा लगान देने लगे। उन्हें पैदावार का आधा भाग सरकार को कर के रूप में देना पड़ता था। इससे किसानों की दशा में सुधार हुआ। यानी आपके रैयतवाड़ी में क्या था कि किसान को जितना भी उनका पैदा होता था, उनके मतलब कृषि में अनाज वगैरह जितना भी पैदा होता था, उसका आधा वो सरकार को टैक्स के रूप में दे देते थे। इससे क्या हुआ कि उनकी दशा में सुधार हुआ। पहले क्या होता था कि ये आपके किसान है, ये आपकी सरकार है, तो बीच में आपका मीडिएटर रहता था। ये पहले टैक्स इनको देते थे, फिर ये आपके सरकार को देते थे। आपके रैयतवाड़ी में क्या किया गया कि ये बीच का जो आपका था उसको हटा दिया गया। सीधा ये लगान टैक्स आपके सरकार को देते थे, तो इनका जो है कुछ न कुछ आपके पैसे बचने लगे, जिससे क्या हुआ कि आपके किसानों की जो कंडीशन थी उसमें कुछ सुधार हुआ। ठीक, चलिए अब आगे देखेंगे महालवाड़ी व्यवस्था क्या है, इसको समझेंगे। तो देखते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब प्रांत की सरकार ने गांव के पूरे समाज के साथ भूमि एवं लगान संबंधी समझौता किया। यानी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और पंजाब की जो प्रांत, आपके पंजाब प्रांत की जो सरकार थी, उसने क्या किया कि पूरे समाज के साथ ठीक भूमि और लगान संबंधी क्या किया, उसने समझौता किया। तो भूमि पर पूरे महाल का अधिकार होता था। प्रत्येक गांव की मालगुजारी निश्चित कर दी जाती थी। यह भूमि व्यवस्था को महालवाड़ी प्रथा कहते थे। ठीक, चलिए देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपका ये 2020 में पूछा गया है, देखते हैं ये क्या है। 1828 ईस्वी में विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। वह उदारवादी विचारों का व्यक्ति था। विलियम बेंटिक ने छोटे पदों पर भारतीयों को नियुक्त किया तथा कुछ न्यायिक पदों पर भी उन्होंने कार्य करने का अवसर दिया। इसमें एक ओर तो 1833 ईस्वी के चार्टर के अनुसार रंग भेद न करने की नीति का पालन हुआ और दूसरी ओर भारतीयों की नियुक्ति से शासन के व्यय में भी कमी आई, क्योंकि भारतीयों को अंग्रेजों की तुलना में बहुत कम वेतन दिया जाता था। आपके जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे ना, इन्होंने बहुत सी चीजों को बैन कराया जो गलत था। सती प्रथा भी इन्होंने ही आपके सहयोग से ये बंद हुआ था। तो आपके जो ये बेंटिक थे वो थोड़े उदारवादी प्रवृत्ति के थे। इन्होंने क्या किया कि भारतीयों को छोटे छोटे पद पर भी नियुक्त कराया। ठीक, उनको कार्य करने का अवसर भी दिया। ठीक है, और हमारे भारत में रंग भेद पे मतलब कि जैसे कि मनुष्य का जो रंग है उसके अनुसार उनके बीच में भेद किया जाता था, गोरे और काले में जो भेद किया जाता था उसके लिए उन्होंने एक नीति बनाई जिसका पालन हुआ। ठीक है, और फिर भी क्या हुआ ना कि उस टाइम आपके अंग्रेजों की तुलना में आपके भारतीयों को पेमेंट बहुत कम दी जाती थी। ये चीजें भी बहुत ही आपके भारतीयों को सहना पड़ रहा था। अपने ही देश में वो रह के इस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, इसलिए आपकी इतना ज्यादा जंग हो गया था। चलिए आगे देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामाजिक सुधार। क्या क्या इन्होंने समाज में सुधार किए वो हम देखेंगे। तो पहला है आपका भारतीय सेना में प्रचलित कोड़े लगाने की प्रथा को समाप्त किया। सेना में जो आपके भारतीय सेना को या तो सैनिकों को जो कोड़े लगाए जाते थे उस प्रथा को भी इन्होंने समाप्त करवाया था। ठीक है, आपके भारतीय नदियों में इन्होंने स्टीमर चलवाए थे। अगला है आगरा क्षेत्र में कृषि भूमि को बंदोबस्त, यानी कृषि भूमि की उन्होंने बंदोबस्त किया वहां पे कृषि करने के लिए। किसानों द्वारा दी जाने वाली माल गुजारी का उचित निर्धारण किया। यानी किसानों के द्वारा जो आपके टैक्सेस दिए जाते थे उसका उन्होंने प्रॉपर ये बताया कि आपको बस इतना देना है। ये कोई फिक्स नहीं है, ज्यादा हुआ तो ज्यादा दीजिए, कम हुआ तो भी ज्यादा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने क्या किया कि एक उचित निर्धारण किया कि इतना ही इतना देना है। ठीक,
तो ये हमने पढ़ा कि किस तरीके से क्या शासन था आपके अंग्रेजी साम्राज्य का। और ये चीज ध्यान रखिएगा, हमें पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। मेन क्वेश्चन आपका यही पूछ लेता है कि वेलजली मतलब सहायक संधि की क्या कौन कराया था, ठीक। आपके डलहौजी की राजसड़क नीति क्या थी, आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक का सुधार क्या था, यही सब एग्जाम में पूछता है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, और मन लगा के पढ़ते रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।